हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। फंडामेंटल सीरीज में हमने काफी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, और वो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे काउंट करते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे पी के बारे में। आपने कई बार पी का जिक्र किया होगा, यूज किया होगा किसी भी कंपनी का एवोल्यूशन करने के लिए। एक कंपनी जो है वो कितना पी पे ट्रेड कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो पी किस तरह से हमें एनालिसिस में काम आता है वो आज हम प्रैक्टिकली लाइव स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और पी एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। वैसे और सारे मैट्रिक्स है जो वैल्यूएशन को दर्शाता है किसी भी कंपनी का, कि ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है। तो वन ऑफ द मैट्रिक्स है जो पी है, हमें ध्यान रखना है किस तरह से हमें यूज करना है। फॉरवर्ड पे भी हम कैलकुलेशन करेंगे, और एक एलआईसी की केस स्टडी भी हम उस पी के जरिए हम देखेंगे कि एलआईसी जब भी आईपीओ आया था तब काफी सब्सक्राइब हुआ था, और जैसे ही लिस्ट हुआ उससे काफी डाउनग्रेड हुआ, मतलब कि शेयर प्राइस काफी नीचे तक चली गई। उसका रीजन भी हाई पी था। तो हम वो पी का कैलकुलेशन करके हम वो आज समझे। पहले हम नॉर्मल पी के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल पी किस तरह से हमें निकालना है, शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। यानी कि हम स्क्रीनर में मैं आपको रिलायंस का एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल्स मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ बाय डिफॉल्ट स्टॉक पी दिखा रहा है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वो कैलकुलेशन में ले लेता है। तो सिर्फ हमें समझने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, फिर मैं फॉरवर्ड पी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक कैलकुलेशन अगर आप में समझ में आ गई तो फॉरवर्ड पी आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो रिलायंस का अगर पी निकालना है तो क्या करने है, शेयर प्राइस यानी कि 1250, और अर्निंग पर शेयर कहाँ मिलेगा, हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे और नीचे हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ का अर्निंग पर शेयर, यहाँ ईपीएस लिखा हुआ है, अर्निंग पर शेयर वो कितना है, 51.14। तो मैं यहाँ गूगल में कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और डिवाइड करेंगे 51.14, यानी कि वो 24.4 पी निकल के आएगा, जो हमने स्क्रीनर में यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा दूसरा तरीका क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम नेट प्रॉफिट, तो लास्ट 12 मंथ का नेट प्रॉफिट है उससे अगर डिवाइड करें तो भी किसी भी कंपनी का पी निकल के आता है। वो भी हम देख के चेक कर लेते हैं। टीसीएस में जाए, टीसीएस का अगर हम पी देखें, टीसीएस को मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम 12 मंथ का नेट प्रॉफिट से डिवाइड करें तो 26 पी आना चाहिए। यहाँ हम काउंट करके देखते हैं। टीसीएस का मार्केट कैप हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और डिवाइड किया, मार्केट कैप डिवाइड किया प्रॉफिट, और जो लास्ट 12 मंथ का नेट प्रॉफिट है 49,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, और हम डिवाइड करेंगे तो ये करीबन 26.6 का पी निकल के आता है, जो टीसीएस का पी भी 26.8 है। मतलब पॉइंट का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ करोड़ में फिगर है तो बाकी का जो करोड़ का जो जीरो है वो यहाँ हमने राउंड किया है, लेकिन वो एक्चुअल में पॉइंट्स में होगा, क्योंकि एक जो करंट प्राइस जो है वो यहाँ राउंड अप बता देगी, क्योंकि पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ मार्केट कैप में भी डिफरेंस आएगा। क्यों मार्केट कैप में डिफरेंस आएगा, क्योंकि करंट प्राइस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो मार्केट कैप आ जाएगी। यहाँ शेयर प्राइस यहाँ राउंड फिगर में है, राउंड फिगर में एक्चुअल में नहीं होती। तो जो पॉइंट का डिफरेंस है वो यहाँ पॉइंट का डिफरेंस की वजह से यहाँ हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल हमें पॉइंट का डिफरेंस नहीं देखना है, ओवरऑल कितने का राउंड फिगर में पी चल रहा है वो देखना है। तो हमें दो तरीके से पी कैलकुलेट किया, एक शेयर प्राइस को लेके पी कैलकुलेट किया है, दूसरा हमें मार्केट कैप को काउंट करके पी कैलकुलेट किया है। एक दूसरी एक और बात, पी का मतलब क्या होता है, जब भी किसी कंपनी का पी सपोज यहाँ 26 पी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 1 रुपये अर्न कर रही है। तो हम हम लोग जो रिटेनर लोग हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टर या पूरा जो बाहर से मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वो 26 रुपये लगाने के लिए रेडी है। एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब ये हुआ कि पूरी मार्केट कैप ईयर का जो टोटल नेट प्रॉफिट आया है यहाँ 49,000 करोड़ के आसपास आया है। मोटा मोटा हम कर कि 50,000 का नेट प्रॉफिट अगर आता है कंपनी में अगले जो भी साल्स में हम बिजनेस करेंगे, सेम अगर नेट प्रॉफिट रहता है, तो उसकी मार्केट कैप को अचीव करने के लिए 26 ईयर्स लगेंगे। तो एक बुक का एक कंसेप्ट है, वैसे इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक कंसेप्ट और भी है कि कितना पी हमें
वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब कितना पी अंडर वैल्यू या रीजनेबल पी होना चाहिए। तो 100 रुपीज को हम इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करें तो जो फिगर निकल के आता है वो रीजनेबल पी हम मान सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ लिखा था, शायद पीछे, यस यहाँ था। अगर 100 रुपीज को इंटरेस्ट रेट से हम डिवाइड करें तो 14 का अभी करंट जो इंटरेस्ट रेट सपोज 7 रुपीज है, तो 14 का पी निकल गया था, यानी कि 14 का पी एक रीजनेबल पी हो। लेकिन ये 14 का पी रीजनेबल पी है ऐसा मान के हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सारी कंपनी है जिसका पी हाई रहता है। क्योंकि अगर पी हाई रहता है तो उसमें तो कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सपोज यानी मैंने ये एग्जांपल भी लिया हुआ है हाई पी का। यस, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, नेस्ले, इसका पी अभी देखे। बजाज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पी 49 के आसपास है, वो भी अभी मार्केट गिरी हुई है। ठीक है। और इमामी का अगर देखे 30 के आसपास है। और उसका पी अगर देखे एवरेज हायर साइड के वो 60-65 के आसपास गया था। लोअर साइड अगर देखे तो 18 के आसपास गया था। ठीक है। नेस्ले को 68 पी है। और यहाँ पी के रेंज भी मतलब 70 लोअर रेंज है, और अपर का देखें तो 90 के आसपास रेंज में चल रहा है। तो इस टाइप की कंपनी में तो हम कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर 14 का पी हम रीजनेबल पी काउंट करें तो ऐसा नहीं होता। कभी भी किसी भी कंपनी का पी अगर देखना है तो पहले इस कंपनी का हिस्टोरिकल पी देखना है। सपोज हम या नेस्ले कंपनी में देख रहे हैं, एक एग्जांपल के लिए, बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेस्ले का एवरेज 5 ईयर का पी देखें तो मीडियन पी 79.1 है, यानी कि 80 के आसपास है। अगर मीडियन पी से नीचे है तो वो कंपनी हमें वैल्यू मतलब कि अंडर वैल्यू चल रही है, यानी कि वो रीजनेबल रेट पे चल रही है। अगर अपर रेंज पे हो तो वो कंपनी ओवर वैल्यू में चल रही है। एक एक तरीका है किसी भी कंपनी का पी को कंपेयर करने का। दूसरा तरीका क्या है, को उस कंपनी को हम पीयर कंपैरिजन में देखें। सपोज जो सेम टाइप की कंपनी है, ब्रिटानिया है, ये सब फूड कंपनीज है, तो उसका पी अगर देखे तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री का पी जो देखे तो 52.6 है। यानी कि नेस्ले के कंपैरिजन में ब्रिटानिया का कंपनी का जो पी है वो लो है। लेकिन सिर्फ एक पी देख के हमें इन्वेस्ट करना है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर भी इम्पोर्टेंस है। अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्री का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अभी इधर भी दिख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 70% है। बल्कि नेस्ले का जो है वो 10 to 3% है, यानी कि वो ज्यादा मुनाफा कमाती है नेस्ले, तो इसका पी भी हाई रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर उसमें पसंद करते हैं नेस्ले जैसी कंपनी को, क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो उस हिसाब से हमें कंपैरिजन करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। और काफी सारी ऐसी कंपनी है, जैसे पीयूसी कंपनी है तो उसका बी लो रहेगा। जैसे हम एनटीपीसी में जाए तो एनटीपीसी का ओवरऑल हम पी देखें तो 14 के आसपास है, अभी रीजनेबल वैल्यू है। लेकिन जब पहले मीडियन पी देखे तो 9 पॉइंट के आसपास था। दूसरा मैंने एग्जांपल यहाँ लिया हुआ था, यस, एनएमडीसी, एलआईसी। एलआईसी की तो हम केस स्टडी करेंगे अभी। एनएमडीसी देखेंगे, एनएमडीसी का पी 9 के आसपास है। तो क्या 9 का पी है तो हमें परचेज कर लेना चाहिए? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो पीयूसी कंपनी है वो ओवरऑल लो पी पे चलती है। तो उसका बाकी सारा पैरामीटर देख के भी हमें इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी किस टाइप की कंपनी है उस हिसाब से उसका हिस्टोरिकल पी देखना है। अगर 10 ईयर का पी भी देखे तो उसका 6.7 पी है, तो वो कभी 30 पी के कभी गई नहीं है। तो उसको कंपैरिजन करना गलत है, क्योंकि सेम सेक्टर की कंपनी को हमें देखना है। दूसरा, सेम कंपनी में हमें हिस्टोरिकल पी भी देखना है। तब हमें ओवरऑल एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स हमें पता चलेगा कि इस कंपनी का किस टाइप का पी हमें रीजनेबल लगेगा। ठीक है। तो एक ये बात हुई। और दूसरी, जब भी कभी सरकारी कंपनी है तो वो हाई पी पे कभी ट्रेड नहीं करेगी। एक खास एक अपने आप को एक देख लेना। यस, मेरे वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कनेक्टिविटी का इश्यू है, तो मैं डायरेक्टली ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम बात कर रहे थे सरकारी कंपनी की, तो सरकारी कंपनी का एक एग्जांपल लेना था एलआईसी का। आपने देखा होगा जब एलआईसी लिस्टिंग हुई थी तब शेयर प्राइस क्या था, और लिस्टिंग के बाद तुरंत ही काफी शेयर प्राइस गिरा हुआ था। इसका रीजन था हाई पी। कैसे पता चले एलआईसी का? जो सबसे पहले तो वो लिस्टिंग जो थी वो उस एम वो फाइंड करेंगे, एलआईसी लिस्टिंग प्राइस क्या थी।
एलआईसी की लिस्टिंग प्राइस अगर देखें, मतलब जो रिटेलर के जो प्राइस थी वो 904 की थी, और एलआईसी की लिस्टिंग प्राइस अगर देखें तो ऑलमोस्ट जो प्राइस रिटेलर को दी गई थी उस प्राइस के आसपास ही लिस्ट हुआ था शेयर, और वहां से डायरेक्टली नीचे तक सरकता गया शेयर, और एक बेस बना और एक साल तक सेम रेंज पे रुका और फिर वहां से ऊपर तक गया। अगर हम जब एलआईसी लिस्ट हुआ तब का अगर पी देखें तो किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है, ये बैकवर्ड कैलकुलेशन है पी का। सबसे पहले हमें मार्केट कैप फाइंड करनी होगी। मार्केट कैप फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ शेयर प्राइस, नंबर ऑफ इक्विटीज मल्टीप्लाई करेंगे उसकी शेयर प्राइस से। तो 632 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ। तो लिस्टिंग प्राइस थी 904। तो तब का मार्केट कैप था करीबन 5,71,000 करोड़ के आसपास, और उसको हमें डिवाइड करना है 12 ईयर का नेट प्रॉफिट से। तो वो कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले देखना है कि एलआईसी का जो लिस्टिंग कब हुआ था, करीबन ओपन हुआ था 4 मई के आसपास, उसके बाद 9 मई पे क्लोज हुआ, मतलब कि 22 में ये मार्च 2022 का बैलेंस शीट हमें देखनी है। और हम जाएंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, मार्च 2022 का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 4125 उसका नेट प्रॉफिट है। तो जो मार्केट कैप है उसके हम डिवाइड करेंगे 4125 और इक्वल करेंगे तो उसका पी निकल गया था 138। यानी कि एलआईसी सरकारी कंपनी है और लिस्ट हुई थी 138 के पी पर। और हम लोग क्या सोच रहे थे, एलआईसी अच्छी कंपनी है, बहुत सालों से है, गवर्नमेंट कंपनी है तो चलेगी। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जब भी कभी हाई वैल्यूएशन में कंपनी लिस्ट होती है, कभी भी कंपनी हाई वैल्यूएशन पे होती है तो वो करेक्शन दिखाती है। और शेयर प्राइस करेक्ट होके ऑलमोस्ट कितना डाउन हुआ, हम अगर लिस्टिंग से अगर देखें तो बॉटम अगर ले तो 41% तक डाउन गया है। ठीक है, और अभी एक सेम रेंज में रुक के आगे गया है। एक साल में नेक्स्ट ईयर का जो उसका नेट प्रॉफिट आया कितना है, नेक्स्ट ईयर में उसका प्रॉफिट आया 35,000 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, और अगर उस टाइम की अगर वैल्यूएशन देखें, एक साल बाद की वैल्यूएशन, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस प्राइस को हमें नंबर ऑफ शेयर प्राइस से काउंट करना होगा, यानी कि 594 को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 904 की जगह 5, प्राइस क्या था मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, 594 तो मार्केट कैप निकल के आती है 3,75,000 करोड़ के आसपास। और इसको हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट अगर देखें मार्च 2023 का, तो 35,997 उसका नेट प्रॉफिट है, 35,997। तो पी क्या निकल के आता है, ऑलमोस्ट 10। कितना, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स का डिफरेंस यहाँ निकल गया था। तो अभी जो मार्केट यहाँ करेक्ट होके एक लोअर रेंज में है और पी भी 10 के आसपास है, तो यहाँ से बड़े लोगों के ध्यान इधर जाता है और यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है। और आप देखिए तुरंत ही मार्केट में एक बड़ी सी उछाल आ गई, मतलब एलआईसी का शेयर में एक बड़ी सी उछाल आ गई, कितनी, ऑलमोस्ट 100%। अगर टॉप तक हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट शेयर प्राइस डबल हो गया था। क्यों, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन वैल्यूएशन में था, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये शेयर प्राइस रहा था। और किसी भी कंपनी का अगर शेयर प्राइस अगर देखें, अभी भी एलआईसी का देखें तो ऑलमोस्ट 11 के आसपास है, क्योंकि अभी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सरकारी पी जो कंपनी है उस रेंज पे आ गया है। मेरा मतलब ये नहीं कि एक डाउन पी है तो हमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन जब भी किसी पी डाउन होता है तो उसका दो रीजन हो सकता है। एक शेयर प्राइस गिरने से पी डाउन होता है, दूसरा अर्निंग बढ़ने से डाउन होता है। तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखना है कि क्या अर्निंग भी बढ़ी है कि सिर्फ शेयर प्राइस ही करेक्ट हुआ है। अगर शेयर प्राइस भी कम हुआ है तो भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन कंसिस्टेंट अर्निंग भी बढ़नी चाहिए, यानी कि ग्रोथ होना चाहिए किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो एक केस स्टडी थी, हमें देखना था। दूसरा, हम फॉरवर्ड पे कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हमें देखना है। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ श्रीराम फाइनेंस कंपनी का। श्रीराम फाइनेंस कंपनी का अगर पी देखें, करंट पी तो 14 के आसपास है। अगर हमें फॉरवर्ड पे कैलकुलेशन करना है तो क्या करना होगा, क्वार्टरली रिजल्ट में जाएंगे और लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट अगर देखें तो 4,300 करोड़ के आसपास है, और प्रीवियस क्वार्टर का देखें तो
2800 करोड़ के आसपास है। ऑलमोस्ट कितना 1000 करोड़ 1000+ करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अगर उसका नेट प्रॉफिट भी देखें, नेट प्रॉफिट है, सॉरी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, नेट प्रॉफिट देखें तो 3000 करोड़ के आसपास है। और सितंबर क्वार्टर का देखें तो 2000 करोड़ के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 900 करोड़ का प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है दिसंबर क्वार्टर में। फॉरवर्ड पे कैलकुलेशन में क्या करना होता है कि जब लेटेस्ट क्वार्टर का जो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट आया है, इसको हम ऐसे समझे कि कंसिस्टेंट आने वाले क्वार्टर में अगर सेम प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है तो उसका फॉरवर्ड पे कितना निकल के आता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो करंट जो नेट प्रॉफिट है उसको हमें 4 से काउंट करना होता है, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। और इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 तो कितना निकल के आता है, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 13,000 करोड़ के आसपास। और 30,000 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे अ, उसका मार्केट कैप से। मार्केट कैप कितना है, 1,00,000 करोड़, 18,000 करोड़ के आसपास है। इसको डिवाइड करेंगे 12,996 तो उसका पी कितना निकल के आया, ऑलमोस्ट 9 के आसपास, 9.1। तो यानी कि ये उससे भी अगर सेम प्रॉफिटेबिलिटी दिखाए तो कंपनी की वैल्यूएशन और भी सस्ती हो जाएगी। तो ये एक फॉरवर्ड पे कैलकुलेशन है, हालांकि इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि कंपनी ओवर वैल्यू तो नहीं हो जाएगी आगे जाके। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। एक और बात मैं यहाँ बता दूं क्वार्टरली रिजल्ट में कि कभी भी जब भी नेट प्रॉफिट ज़्यादा आता है तो किसकी वजह से ज़्यादा आता है वो एक चेक करना होता है। यहाँ दिसंबर क्वार्टर में देखो तो ऑलमोस्ट जो सेल्स है यानी कि टॉप लाइन जो है रेवेन्यू वो सेम है, वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ अदर इनकम की वजह से यहाँ सेल्स ज़्यादा हुई है। तो अदर इनकम को हम जब भी बैलेंस शीट में अगर कभी भी देखें तो उसको काउंट नहीं करनी है, क्योंकि एक वन टाइम एक ट्रेड हुआ है, यानी कि कुछ आइटम यहाँ सेल की होगी जिसकी वजह से यहाँ एक अदर इनकम में यहाँ प्रोविजन में यहाँ रखा हुआ है। वो बैलेंस शीट या जो क्वार्टरली रिजल्ट वो सब आगे हम समझेंगे किस तरह से रीड करना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना। एक एक बेसिक आइडिया आपको मैं दे देता हूँ अभी कि मैं सिर्फ ये समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था। तो जब भी किसी भी कंपनी का ग्रोथ देखना है तो इस हिसाब से फॉरवर्ड पी हम काउंट करके हम देख सकते हैं। जो पी है वो एक निफ्टी लेवल और ब्रॉडर मार्केट में भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर निफ्टी का अगर देखें, निफ्टी 50 का पी अगर देखें तो करंटली 20 के आसपास है। और उसकी भी एक रेंज अगर देखें, अगर 10 ईयर्स का हम देखें, सॉरी ये प्राइस है या पी में क्लिक करें, यस, निफ्टी का जो 10 इयर्स का जो एवरेज लोअर पी है वो 20 के आसपास है, और अपर रेंज अगर देखें तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास है, लेकिन 25 27 के आसपास है। ठीक है। तो मार्केट भी अभी काफ़ी करेक्ट हुई है, आप देख सकते हैं टॉप से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 16% करेक्ट हुई, फिर यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। अभी एक बेस लेवल पे निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रही है। और अभी जो वैल्यूएशन निफ्टी का है वो अगर पी के हिसाब से देखें तो वो एक फेयर वैल्यूएशन है, यानी कि एक जो लोअर पी है इंडेक्स का निफ्टी 50 का, तो वहाँ रेंज पे आ गई है, यानी कि मार्केट अब यहाँ से ज़्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन यहाँ से ऊपर भी ज़्यादा जाने वाला नहीं है। इसका रीज़न है कि ओवरऑल जो अर्निंग्स है कंपनी की वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है। जब तक अर्निंग अच्छी नहीं आएगी तब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और सेम रेंज में अप या डाउन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। और दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी रेपो रेट में कुछ चेंजेस लाती है, फिजिकल पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाती है, तो उसकी इफेक्ट भी मार्केट में रहती है। उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और समझेंगे। तो आज के लिए ये पी का पूरा कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है पी के लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक कुछ नए मैट्रिक्स के साथ। बाकी भी काफ़ी सारा जो मैट्रिक्स है मैं आपको अगर दिखाऊँ तो सब इतना भी सिंपल कंसेप्ट है सबका, बुक वैल्यू, आरओसी, आरओई, लेकिन उसको जानना जरूरी है। जब भी किसी भी कंपनी का एनालिसिस करें तो प्रॉपर हम अंडरस्टैंडिंग है तो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमारा कन्विक्शन अगर अच्छा रहता है तो हम होल्ड कर पाते हैं और अच्छा प्रॉफिट हम ले पाते हैं।